नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे बड़े सवालों के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विवाद और भोजपुर में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद 17 सीनियर IPS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा में सिवान और भोजपुर के पुलिस कप्तानों को हटाए जाने की हो रही है। सिवान के SP पूरन कुमार झा को हटाकर भारत सोनी को नया SP बनाया गया है, जबकि भोजपुर के SP मिस्टर राज का तबादला कर उनकी जगह अवधेश दीक्षित को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल यह है कि यह सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर AK-47 फायरिंग और भरत तिवारी केस के बाद सरकार की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई है। 17 IPS अधिकारियों के इस मेगा फेरबदल के पीछे क्या है पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बिहार में पुलिस महकमे के भीतर बड़ा फेरबदल हुआ है। 18 अगस्त को 17 IPS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिवान और भोजपुर के पुलिस अधीक्षकों के तबादले को लेकर हो रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों जिलों में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आए थे। बिहार सरकार के तबादला आदेश सिवान और भोजपुर के SP को हालिया विवादों की वजह से हटाया गया। आदेश प्रशासनिक फेरबदल के रूप में जारी हुआ है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सिवान के SP पूरन कुमार झा हटाए गए। सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्होंने फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में नई उनकी ट्रांसफर की गई है और उनकी जगह 2019 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी भारत सोनी को सिवान का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पूरन कुमार झा का तबादला इसलिए चर्चा में है क्योंकि 25 जुलाई को सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 दिखाई दी थी और वो प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग करता नजर आया था। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर छात्र प्रदर्शन को कंट्रोल करने के दौरान AK-47 जैसे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल क्यों किया गया। घटना ने न सिर्फ बिहार की राजनीति में हलचल पैदा की, बल्कि पुलिस की कार्रवाई और हथियारों के इस्तेमाल और कमांड चयन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के करीब 24 दिन बाद सिवान के SP का तबादला कर दिया गया। यही वजह है कि दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। कौन था AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी? सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान जिस पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था, उसकी पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई थी। वो उस वक्त SP पूरन कुमार झा के बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी हुई। अभिषेक कुमार को फौरन प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू की गई। लेकिन विवाद सिर्फ एक पुलिसकर्मी की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन के दौरान एक बॉडीगार्ड के पास AK-47 कैसे पहुंची, हथियार जारी करने की इजाजत किस स्तर पर दी गई, क्या उस वक्त पुलिस अधिकारियों को ये जानकारी थी कि प्रदर्शन स्थल पर AK-47 मौजूद है। यही सवाल बाद में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने क्या कहा? सिवान की फायरिंग घटना को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार प्रदर्शनकारियों से घिर गए थे। राज्य सरकार के मुताबिक खुद को और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी ने AK-47 से 4 राउंड में फायरिंग की। सरकार का यह भी कहना था कि फायरिंग का मकसद किसी प्रदर्शनकारी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भीड़ को पीछे हटाना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सरकार ने यह भी कहा कि जिस जगह पर AK-47 से फायरिंग हुई, वहां किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी। हालांकि इस दलील के बावजूद सवाल खत्म नहीं हुए। आलोचकों का तर्क रहा कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल आखिर किन परिस्थितियों में करना होना चाहिए था, यानी किन हालात में आप इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये भी पूछा गया कि स्थानीय पुलिस के पास हालात को संभालने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद नहीं थे। बिहार सरकार के मुताबिक 25 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं के दौरान 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। हालांकि सरकार ने इन चोटों को AK-47 से हुई फायरिंग से जोड़ने से इनकार कर दिया। पुलिस का साफ कहना था कि घायल प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर घायल हुए, जबकि AK-47
फायरिंग की घटना जेपी चौक के पास हुई थी। सरकार के मुताबिक घायल लोग उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहां पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार ने हवा में फायरिंग की थी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ी बहस को जरूर जन्म दे दिया। जब पुलिस किसी प्रदर्शन को कंट्रोल करती है तो बल प्रयोग की सीमा क्या होनी चाहिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। सिवान प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की घटना के सामने आते ही राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष में दूसरी घटना का भी जिक्र किया। सरकार के मुताबिक हाथी चौक के पास एक पुलिस अधिकारी ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपनी 9mm पिस्टल से 2 राउंड फायर किए थे। राज्य सरकार का पक्ष ये रहा कि पुलिस ने जो हंगामा बवाल था, हालात थे, उसे कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की। सरकार के मुताबिक जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन AK-47 और 9mm पिस्टल से फायरिंग की घटनाओं ने पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस और तेज कर दी। सवाल ये भी उठा कि आखिर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ऑपरेशनल कमांड किस तरह काम कर रही थी और हथियारों के इस्तेमाल का फैसला किस स्तर पर लिया गया। तेजस्वी यादव ने उठाए कमांड चयन पर सवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान की घटना को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव का मुख्य सवाल था कि छात्र प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी के पास AK-47 जैसी राइफल पहुंची कैसे। उन्होंने ये भी पूछा कि हथियार जारी करने की इजाजत किस अधिकारी ने दी थी और क्या पूरी कमांड चयन की जांच होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप रहा कि सिर्फ फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देना काफी नहीं है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि हथियार किस प्रकार के और किस तरह जारी किए गए। घटनास्थल पर उसकी तैनाती की जिम्मेदारी किसकी थी। अब SP पूरन कुमार झा के तबादले के बाद विपक्ष इसे प्रशासनिक बदलाव को सिवान विवाद की कार्रवाई से जोड़कर देख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तबादले और AK-47 विवाद के बीच कोई सीधा रिश्ता आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं होता। भोजपुर SP का भी हुआ तबादला। सिवान के साथ साथ भोजपुर में भी पुलिस कप्तान बदल दिया गया। भोजपुर के SP मिस्टर राज का तबादला कर उन्हें रोहतास का SP बनाया गया है। उनकी जगह 2019 के बैच के IPS अधिकारी अवधेश दीक्षित को भोजपुर की कमान सौंपी गई है। ये तबादला भी इसलिए खास है क्योंकि भोजपुर में भरत तिवारी से जुड़े एनकाउंटर मामले को लेकर विवाद और उस पर उठ रहे सवाल जो हैं वो अभी भी जारी है। 17 जून को हुए भरत तिवारी मामले के करीब 2 महीने बाद भोजपुर के SP का तबादला हुआ है। इस टाइमिंग की वजह से सिवान और भोजपुर दोनों जिलों के SP के बदलाव को एक साथ राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से देखा जा रहा है। भरत तिवारी मामले को लेकर कई स्तर पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ चुके थे। अब नए SP की नियुक्ति के बाद ये देखना खास होगा कि जिले में पुलिस प्रशासन किस तरह आगे की रणनीति तैयार करता है और मामले से जुड़े सवालों का जवाब किस स्तर पर सामने आता है। कौन है भोजपुर के नए SP अवधेश दीक्षित। भोजपुर के नए पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित 2019 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। आधिकारिक IPS सिविल लिस्ट के मुताबिक उनका जन्म 1 अगस्त 1991 को राजस्थान में हुआ था। अवधेश दीक्षित ने IIT बॉम्बे से BTech की पढ़ाई की और 26 अगस्त 2019 को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उन्होंने अपने करियर में कई प्रशासनिक और पुलिस पदों पर काम किया है। SP के रूप में वो गोपालगंज के बाद लखीसराय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब भोजपुर की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी क्योंकि जिले में हालिया पुलिस कार्रवाई और भरत तिवारी मामले को लेकर पहले से ही सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा जो है वो जारी है। नए SP के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर आम जनता का भरोसा मजबूत करने की भी चुनौती है। कौन है सिवान के नए SP भरत सोनी। सिवान के नए पुलिस अधीक्षक भरत सोनी भी 2019 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। आधिकारिक सिविल लिस्ट में उनका नाम भरत सोनी RR के रूप में दर्ज किया गया है। उनकी एजुकेशन योग्यता की अगर बात की जाए तो उन्होंने BCom तक की पढ़ाई की। उन्होंने 26 अगस्त 2019 को IPS सेवा ज्वाइन की थे। भरत सोनी ने गया में SP के रूप में काम किया और बाद में वो SDPO समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इसके बाद उन्हें पटना सिटी SP की जिम्मेदारी मिली और फिर नालंदा के SP के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। अब सिवान की कमान संभालना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती होगी। जिले में छात्र आंदोलन, पुलिस फायरिंग विवाद और राजनीतिक आरोपों के बाद नए SP के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की छवि और कानून व्यवस्था दोनों को संभालने की होगी। DIG स्तर पर भी बड़ा बदलाव। बिहार सरकार के इस फेरबदल में सिर्फ जिला पुलिस अधीक्षक ही नहीं बदले गए बल्कि DIG स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। 2010 बैच के अनिल कुमार को DIG मद निषेध एवं AANTF
बिहार पटना बनाया गया है। वहीं मृत्युंजय कुमार चौधरी को डीआईजी नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2012 बैच के राजीव रंजन 2 को डीआईजी विशेष निगरानी इकाई नियुक्त किया गया है, जबकि अजय कुमार पांडे को डीआईजी और इन्हें टेक्निकली जो सर्विस है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आमिर जावेद को डीआईजी, इनके ऊपर भी अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का भार रहेगा, जबकि सुशील कुमार को डीआईजी मानवाधिकार का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। मिथिलेश कुमार को भी यहां पर कह सकते हैं कि एक नई जिम्मेदारी दी गई है और ये फेरबदल दिखाता है कि सरकार ने जिला स्तर के साथ साथ पुलिस मुख्यालय और खास इकाइयों के स्तर पर भी जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है। किन किन जिलों और इकाइयों में बदले अधिकारी? तो तबादला लिस्ट में कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं, जिनमें हृदय कांत को भी नालंदा का नया एसपी बनाया गया है, जबकि राजेश कुमार को एसपी और एनटीएफ को यहां पर पूरी तरह से जो शराब माफिया है उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं मनीष कुमार को एसपी बनाया गया है। इनके ऊपर भी एक और खास जिम्मेदारी है। जिस तरह से छात्र आंदोलन चल रहा है तो राज्य में अराजकता ना फैले, इसकी खास जिम्मेदारी इनकी है। वहीं विनीत कुमार को एसपी बनाया गया, जिन पर आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की खास जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रमन कुमार कौशल को भी एसपी विशेष निगरानी की इकाई की जिम्मेदारी दी गई है। और ये सभी तबादले बताते हैं कि बिहार में सम्राट सरकार अब अपने स्तर पर और पुलिस महकमे में खास तौर पर मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें आने वाले वक्त में कई और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इस तरह ये फेरबदल सिर्फ 2 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार पुलिस महकमे में ये बदलाव किए गए हैं, जो दिखा रहे हैं कि सम्राट सरकार ने अब हर स्तर पर काम को जो है वो और तेज कर दिया है और खासतौर से पुलिस महकमे पर सम्राट चौधरी की नजर रहने वाली है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।